नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रणनीति और सुरक्षा के उन मुद्दों की जिनका असर सीधा हमारे भविष्य पर पड़ता है। और आज का हमारा विषय है दक्षिण चीन सागर, एक समुद्री संघर्ष का उभरता रणक्षेत्र। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर दक्षिण चीन सागर है कहाँ और आखिर ये ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैप में, दक्षिण चीन सागर एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल समुद्री क्षेत्र है। और यह क्षेत्र लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके किनारे आप देख पाओगे चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी है। और आपने पहले भी देखा होगा कि चीन और ताइवान की बनती नहीं है, अक्सर इनमें विवाद होता रहता है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। दक्षिण चीन सागर जो है ये ना सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा संसाधनों और बहुत ही ज़्यादा अहम है युद्ध और बाकी अन्य सभी चीज़ों के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया का लगभग जो 30% समुद्री व्यापार होता है वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। और इसमें तेल और गैस के भी बहुत ही ज़्यादा बड़े भंडार हैं। और सेना की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ सकते हो कि आखिर चाइना इसमें अपना दावा क्यों ठोकता है। और अब हम देखते हैं कि आखिर ये विवाद स्टार्ट कैसे हुआ। तो चीन ने 9 डैश लाइन नाम की एक काल्पनिक रेखा बनाकर पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा बता दिया कि भैया ये पूरा जो है ये दक्षिण चीन सागर पूरा हमारे कब्जे में है। और ये जो आप रेखा है इसे आप देख पाओगे स्क्रीन पर, ये ताइवान से लेकर इंडोनेशिया तक जाती है। तो जिसके चलते ये विवाद की एक जड़ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो अपना चाइना बताता है, तो इसको लेके भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, जैसे पारासेल द्वीप और भी कई सारे हैं। और 1950 के दशक से ही ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन 2010 में इसमें बहुत ही ज़्यादा तेजी आई, जब चीन ने अपने कृत्रिम द्वीप बनाकर सैन्य ठिकाने तैयार कर दिए। और वियतनाम और फिलीपींस ने भी इसका विरोध किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी 2016 में चीन के दावे को अवैध ठहराया, लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और अभी हाल ही में 2024-25 में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया, जब चीन ने अपनी नौसेना की गतिविधियों और ड्रोन निगरानी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। आपने देखा होगा बीते कई सालों में चाइना बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है अपनी सेना को लेके, वो अपनी नेवी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, साथ ही साथ वो 6 जनरेशन फाइटर जेट्स भी तैयार कर लिए हैं। ऐसी खबरें आ रही थी कि उन्होंने 2 फाइटर जेट्स 6 जनरेशन के उड़ाए हैं। और अभी हमारे इंडिया में देखें तो हमारे पास है भी नहीं, और एक मजबूरी भी बीच में बन गई थी हमारा कि हम किसी से जाके 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करें। हालांकि देखना होगा आगे चल के इसमें होता क्या है। हालांकि जब चीन ने अपनी नौसेना गतिविधियां और ड्रोन निगरानी बढ़ा दी, उसके बाद अमेरिका ने भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत नौसेना की गश्त को बढ़ा दिया। लेकिन फिलीपींस और वियतनाम लगातार चीन की आक्रामकता का आरोप लगाते रहे हैं। और चूंकि समुद्री रास्तों से व्यापार और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो जिसके चलते अमेरिका की एक नीति साफ है कि भैया हम समुद्री रास्तों को आज़ाद बनाएंगे। हालांकि फिलीपींस और वियतनाम लगातार चीन पर आक्रामकता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों का कुछ खास असर पड़ता नहीं है चाइना पर। और 2024 में अमेरिका ने यूएसएस कार्ल विल्सन को भी इस क्षेत्र में तैनात किया था। आपने ये न्यूज़ शायद अखबार में पढ़ी रही हो। और अमेरिका और फिलीपींस ने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस मुद्दे में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये बाद में चल के उनके लिए भी एक थ्रेट हो सकता है। लेकिन इन सभी मामलों में चीन का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से ये जो क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर, ये उनका है। वह बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत इस क्षेत्र को अपनी समुद्री विस्तारवाद में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन चीन यह दिखाना चाहता है कि एशिया में अमेरिका का दबदबा नहीं चलेगा, तो जिसके चलते वो और भी ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बढ़ा रहा है, कहीं न कहीं ताइवान को परेशान करता रहता है और भी कई सारी चीज़ें चाइना करता रहता है। हालाँकि अभी तक जो मैंने देखा उसमें चीन की रणनीति ऐसे आ रही है कि वो धीरे-धीरे क्षेत्र पर कब्ज़ा कर रहा है, और जो आसियान देश हैं ये भी एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना पा रहे हैं। और इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा कारण है कि जो फिलीपींस है वो अमेरिका के साथ है, मलेशिया बहुत ही ज़्यादा इंडोनेशिया के करीब है, और जो कंबोडिया है वो चाइना के करीब है। और इसलिए कोई सशक्त क्षेत्रीय प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। मतलब इन सभी में कोई साठ-गांठ बैठ नहीं पा रही है, तो इसी चीज़ के चलते चाइना अपना दबदबा वहाँ पर बढ़ाते जा रहा है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो रोटी बंदर खा गया, तो सेम वही कहानी चल रही है। और अब हम बात करेंगे कि आखिर इस मामले को लेके भारत की भूमिका क्या है और हमारा देखने का नज़रिया कैसा है। तो भारत तो इसमें अपना सीधा दावा तो कोई नहीं करता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि भैया 50% से अधिक का जो व्यापार है वो इसी मार्ग से होता है हमारा। और भारतीय नौसेना समय-समय पर वियतनाम, फिलीपींस और जापान के साथ अभ्यास भी करती रहती है। और भारत का संदेश साफ है कि दक्षिण चीन सागर सभी के लिए खुला समुद्र है। कहने का मतलब है कि हम भैया चाइना का विरोध करते हैं। बहुत ही आसान और साफ शब्दों में समझ लीजिए। भैया दक्षिण चीन सागर सिर्फ चाइना का नहीं है, जैसा कि अमेरिका की भी नीति है कि भैया समुद्री रास्ते खुले रहेंगे। तो सेम ही मैं कहूँगा कि इंडिया का भी नज़रिया यही कहता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसे ही चाइना करता रहा तो आगे चल के हम क्या-क्या खतरे मोल ले सकते हैं, या देश पर या दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो संभावित खतरे जो हैं वो ये है कि इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, अगर अमेरिका और चीन के बीच में सीधी मुठभेड़ होती है तो। और यह एक बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है युद्ध का, और शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, उनके बीच किसी गलतफहमी से बड़ी लड़ाई हो सकती है, तो आप समझ सकते हो कि दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। और इसके साथ-साथ व्यापार मार्ग बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया के लिए 50% और दुनिया के लिए लगभग 30% का व्यापार उसी रास्ते से होता है। तो आप समझो कि दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। और अब मैं अपना इसमें कुछ और नज़रिया देना चाहता हूँ कि आखिर इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसके समाधान क्या है, या हम कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आसियान और चाइना मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर सकते हैं, जिसमें नौसैनिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए कि भैया वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नौसेना की वो हो ना, अगर वो व्यापार क्षेत्र के लिए है तो बिल्कुल वहाँ से व्यापार हो। और चाइना को ये चीज़ माननी चाहिए कि भैया ये व्यापारिक क्षेत्र है तो हमें व्यापार को खुला रहना चाहिए, मतलब समुद्री मार्ग को खुला रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था कि चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो चाइना को उनकी बात को मानना चाहिए। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और हो सकती है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं और उनके साथ-साथ जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे एक कलेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो इससे भी मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा, और मैं कहूँगा कि युद्ध से बचते हुए मैं कहूँगा कोई डिप्लोमेसी का रास्ता चुने तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं कहूँगा कि बातचीत से जो हल निकल जाता है वो युद्ध से नहीं निकलता है। मेबी हमें दूर से या न्यूज़पेपर में पढ़ने में बहुत अच्छा लगे कि हाँ, युद्ध हो रहा है, ऐसे टैंक, हवाई जहाज़, ये वो। आप बहुत ही एक अच्छा एग्ज़ाम्पल देख सकते हो रसिया-यूक्रेन वार का। आप देख पाओगे यूक्रेन का क्या हाल हो गया है। वो मैं कहूँगा कि ना उन्हें कुछ फ़ायदा मिला, ना कुछ हुआ, ना घर के हुए, ना घाट के हुए, बहुत छोटी लाइन में गए तो। मुझे लगता है कि अब ये वीडियो पूरी हुई, और आपका इसमें क्या राय है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका इसमें क्या मानना है, क्या दक्षिण चीन सागर अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा, या हम समय रहते शांति का रास्ता चुन पाएँगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें देखने के लिए आपका शुक्रिया।